जानबूझ के ही प्राइवेट में कराई है, वरना बच्चे एक दूसरे से बात करते रहते हैं ना चैट पे, तो मैंने सिर्फ पोस्ट ओनली कर दिया, सिर्फ नहीं देख सकता। एक और हो गई है पूरी एक क्लास खत्म हो गई, उसके बाद लास्ट अभी क्लास चल रही है अभी। हाँ जी सर। बेटे आवाज आ रही है सबको? एक अदद स्क्रीन भी शेयर हुई होगी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा जी बेटे, ये बताएं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चल रहा था शायद, और आज हमने उसके डिफेक्ट्स पढ़े, ऐसा ही? चलिए, मुझे खुद ही याद आ गया कि मैंने क्या पढ़ाया था। तो हम चलते हैं, आज आगे बात करते हैं। हम आज बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। हाँ नहीं बेटी, मैंने अभी स्लो बोला था इसलिए आपको आवाज़ हल्की आई होगी। मैं तेज़ बोलूँगा तो आपको यकीनन आवाज़ तेज़ आएगी। अच्छा जी, अब मामला क्या है हमारे पास कि हमने ये बात डिस्कस भी की थी कुछ शायद कि हमने ये बात भी कुछ शायद डिस्कस की थी कि क्या डिफेक्ट्स है ना। अब हमने रदरफोर्ड में क्या पढ़ा था, पहले मैं उसको आपको याद कराऊँ। रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई हमारे पास मैक्सिमम एटम का पार्ट एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो सीधी पास कर रही थी, कुछ थी जो डिफ्लेक्ट हुई थी और बहुत ही कम थी जो बाउंस बैक हुई थी। तो उन बाउंस बैक होने की वजह से और डिफ्लेक्ट होने की वजह से रदरफोर्ड ने ये बात बताई थी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो एटम के सेंटर पे मौजूद है। उस पॉजिटिव चीज़ को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का, मतलब जो बीच में जो चीज़ है उसको नाम दिया न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम आगे की बात करते हैं कि उसने और क्या बातें बताई। उसने ये भी बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर उसने बोला कि भाई हमारे पास रेडिएशन इमिट होती है, इलेक्ट्रॉन की जो है वो एक फिक्स पोजीशन है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। और जो है जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस पर कुछ बहस आई। वो बहस ये आई कि क्लासिकल फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, मैंने आपको बात उस दिन शायद ये भी की थी कि मौत के कुएं में एक गाड़ी गोल घूम रही है। जब वो गाड़ी गोल घूम रही है और उस गाड़ी का अचानक से पेट्रोल खत्म हो जाए, गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाए किसी वजह से, तो क्या होगा? गाड़ी गिर जाएगी। तो इसी तरह से जब एक ऑर्बिट है हमारा, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इस रिवॉल्व करने की वजह से इसे बीच में जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस, बीच में हमारा क्या है, न्यूक्लियस। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस पे गिरना चाहिए था, मगर ये इस न्यूक्लियस पे नहीं गिर रहा। इस वजह से इस पर एक ऑब्जेक्शन हुआ। वो ऑब्जेक्शन मैं लिख देता हूँ आपको पॉइंट्स बना के, तो आप हेडिंग बनाओ डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और पहला पॉइंट लिखो। हाँ जी, ये आप लिखें अपने पास। रदरफोर्ड assumes that electron revolving around the nucleus with constant speed hence it loses energy and fall on to the nucleus। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस विद कांस्टेंट स्पीड, और अगर ये एनर्जी लूज कर रहा है तो इसे गिरना चाहिए किस पर, न्यूक्लियस के ऊपर, जो कि नहीं गिरा। दूसरा डिफेक्ट क्या आया, दूसरा डिफेक्ट आया, अगर ये कंटिन्यूस
मूव कर रहा है तो ये कंटिन्यूस एनर्जी भी रिलीज कर रहा होगा। तो इस पॉइंट को समझने से पहले कुछ बातें मैं आपको समझा दूं, वो बातें मैं आपको नीचे कहीं समझा देता हूँ कि भाई देखें, ग्राफ, ग्राफ का नाम सुना ना, ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ किसे कहते हैं भाई? ग्राफ कि भाई हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, उनके दरमियान अगर हम कोई लाइन बनाए या कुछ भी बनाए उसे ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ तो बता दिया मैंने, अब क्या ग्राफ बनता है? देखिए भाई, ग्राफ केमिस्ट्री में अगर मैं कहूँ तो ग्राफ दो किस्म के, एक होता है कंटिन्यूस, जो है एक बार शुरू हुआ तो बाद में कहीं जाके खत्म हुआ, ये कहलाता है क्या? कंटिन्यूस। और एक होता है जिसमें लाइंस आती हैं, ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। इनके लिए सही वर्ड जो यूज किया जाता है ना, वो स्पेक्ट्रम का किया जाता है। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब कंटिन्यूस एनर्जी निकलती रहेगी। और लाइन स्पेक्ट्रम कब बनेगा? जब एक ही बार निकलेगी। अब मामला ये था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है ना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहा है, कर रहा हाँ है, जी भाई, वो कर खाली एक रहा है, मूव कर रहा दो है। तीन चार बच्चे पढ़ रहे हैं। जब ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो ये एनर्जी भी कंटिन्यूस निकाल रहा होगा। जब ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो ये एनर्जी भी कंटिन्यूस निकाल रहा होगा। तो कंटिन्यूस जब एनर्जी निकाल रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। बट ये बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ये क्या बनाता है? लाइन स्पेक्ट्रम। इस पे ये ऑब्जेक्शन आया, ये ऑब्जेक्शन आया कि जब कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर ये बना क्या रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा है। तो इस चीज़ की वजह से जो है वो एक डिफेक्ट आया। ये भी डिफेक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला डिफेक्ट भी आपने लिख लिया होगा, मुझे उम्मीद है। हाँ जी, ये बात भी आप अपने पास लिख लें भाई कि इफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है अगर वो कंटिन्यूस एनर्जी निकालेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, बट हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम है क्या ना? लाइन स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे हमारा सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग है। जैसे भाई अब मेरा फिंगरप्रिंट मेरे घर वालों में से भी किसी से नहीं मिलेगा, ऐसा ही है। तभी तो ये फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम आया ना, मोबाइल पे फिंगरप्रिंट क्यों आया? ताकि एक बंदा अपने फिंगरप्रिंट से अपना ही मोबाइल खोल सके, ठीक है, तभी फिंगरप्रिंट आया। इसी तरह से हमारा बायोमेट्रिक होता है ना। बायोमेट्रिक में क्या होता है भाई? फॉर एग्जांपल कोई बैंक गया, बैंक में वो उनका ना अंगूठा रखवाते हैं, उंगली रखवाते हैं, ताकि भाई वो चेक कर लें कि भाई हाँ ये वही बंदा है या नहीं। तो नादरा में जब हम जाते हैं, जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, अभी बे फॉर्म भी बना होगा आपका, तो उसके लिए आपको फिंगरप्रिंट जो है ना वो भी अपना फिंगर इम्प्रेशन देने होंगे। अब फिंगर इम्प्रेशन से होता क्या है? हर बंदे का अपना मखसूस है ना, तो इसीलिए वो किसी और का हो नहीं सकता। इसी तरह लाइन स्पेक्ट्रम ना हर एलिमेंट का अपना होता है। लाइन स्पेक्ट्रम भी हर एलिमेंट का अपना होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि सोडियम एक एलिमेंट है Na और इसकी ना 11 लाइंस बनती हैं, हाइड्रोजन की 4 लाइंस बनती हैं। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास एक ग्राफ लिया मैंने और उस पर 4 लाइनें आ रही हैं तो मुझे पता चल गया कि भाई ये हाइड्रोजन का ग्राफ है। अगर मैंने एक ग्राफ लिया उस पर 11 लाइन आ रही है, इसका मतलब मुझे पता चल गया, सॉरी भाई, कि इससे मुझे पता चल गया भाई 11 लाइन आ रही हैं, अच्छा भाई ये तो सोडियम का ग्राफ होगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम का ये फायदा होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। लाइन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम इज फिंगरप्रिंट फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या है, ये फिंगरप्रिंट है। तो आता है हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम, कभी भी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का नहीं आएगा। तो ये जो दो मसले थे उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे आप लोगों ने, कॉपी कर लिए। बेटे लिख लिया हो तो मुझे जवाब दे देना कि लिख लिया अपना, ताकि मैं आगे जाऊँ। ठीक है बेटा, मैं आगे चलता हूँ फिर इस बात को लेकर। इसकी इस बातों को इनकी इन बातों को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम है बोहर। बोहर की एक थ्योरी आई, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी, एक थ्योरी आई बोहर एटॉमिक मॉडल की, और बोहर ने क्या कहा अब जरा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बोहर ने कहा कि भाई कोई ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घूमते घूमते न्यूक्लियस पे गिर जाए। जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना अपने ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी पे फर्क उस वक्त पड़ेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। कब पड़ेगा फर्क, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, तब उसकी एनर्जी चेंज होगी, वरना एक ही ऑर्बिट में रहते हुए उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। बोहर ने ये बात कही। फिर बोहर ने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ऑर्बिट्स मौजूद होते हैं, फिर ऑर्बिट्स को नाम भी दिया उसने, के एल एम एन ओ, ये सारी बातें भी आई। तो हम जो है वो इन बातों को लिख लेते हैं ताकि जो है वो हमारे पास मामला बन जाए। बोहर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, वो थ्योरी इसने अपनी दी थी 1913 में। ठीक है जी, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी 1911 में और इसने दी है 1913 में। तो 1911 में जब उसने, सॉरी 13 में थ्योरी दी, तो उसने क्या बातें की, तो हम पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं इसके, आप हेडिंग बनाओगे पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट्स पॉइंट्स को कहते हैं भाई। तो उसने पहली बात क्या कही, इसने कहा भाई कि एक एटम पर, एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ पर, उसे ऑर्बिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। इसने पहली बात क्या बताई कि एक एलिमेंट का या एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक फिक्स्ड पाथ है, एक फिक्स रास्ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एन एटम हैज अ नंबर ऑफ फिक्स्ड ऑर्बिट
in which electron is revolving around the न्यूक्लियस। ये पहला पॉइंट इसने बताया कि भाई फिक्स्ड ऑर्बिट, देखें ये वाली बात, फिक्स्ड ऑर्बिट। फिर दूसरी बात इसने क्या बताई, ऑर्बिट्स के नाम बताए। ऑर्बिट्स के इसने क्या नाम बताया, they designated orbits as K, L, M, N, O, P and Q। इसने क्या किया, ऑर्बिट्स को अल्फाबेट से डेजिग्नेट किया, अल्फाबेट्स का नाम दे दिया K, L, M, N, O, P और Q। टोटल 7 ऑर्बिट्स, यानी 7 ऑर्बिट होते हैं, 7 शेल या 7 लेवल्स होते हैं। इसने तीसरी बात बताई, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना अराउंड द न्यूक्लियस, वो अपनी एनर्जी इमिट या कोई एनर्जी में चेंज नहीं लाएगा। अच्छा, दो बातें होती हैं, एनर्जी या तो निकलेगी या आएगी, दो बातें होगी, या तो निकलेगी या आएगी। निकलने को इमिट कहते हैं और आने को एब्सॉर्ब कहते हैं। तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, वहां पे मैं उर्दू में लिख दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए आपको कि एज लॉन्ग एब्जॉर्ब का मतलब आना और इमिट का मतलब निकलना, ठीक है जी। एब्जॉर्ब का मतलब आना और इमिट का मतलब निकलना। जाएंगी अभी, चली जाएगी क्लास चल रही है। अच्छा, गाड़ी गाड़ी हाँ जी, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन द ऑर्बिट इट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पर घूम रहा है ना, तो ना वो एनर्जी निकालेगा और ना वो एनर्जी लेगा, वो चुपचाप घूमता रहेगा, उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो ऊपर हमने जो अभी ये पढ़ा ना कि इसको गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, गिर क्यों नहीं रहा, ये मसला हल हो गया। ये मसला क्या हो गया, हल हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बात बताई, उस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। ऑर्बिट्स कितने हैं भाई, मैंने अभी आपको बताया ना कि L, M, N, O, P, तो मैं सारे ऑर्बिट्स बना के दिखा देता हूँ आपको कि ऑर्बिट्स होते कितने हैं। अब्दुल गनी बेटा माइक बंद कर लो अपना। हाँ जी, मैंने कुछ ऑर्बिट्स बनाए, मैं यहाँ पे इन पे नाम भी लिख देता हूँ आपको, ताकि ये के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ और ये पी, और फिर इसके बाद एक और होगा, वो होगा क्यू। ठीक है भाई।
अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से यहाँ आएगा ना, तो एनर्जी में फर्क आएगा। मैं इसको जरा जूम करता हूँ ताकि आपको नजर आए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से अगर यहाँ आ रहा है तो एनर्जी पे फर्क आएगा, वरना एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो इसी रिवॉल्व करता रहे, यहाँ अंदर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे करता रहे करता रहे, इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये उठकर यहाँ से दूसरी जगह आ जाए तो इसकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। या तो ये एनर्जी लेकर उधर जाएगा, तो ऐसा काम यहाँ भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है और वो यहाँ से यहाँ आ जाए तब भी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। मगर अगर वो इस ऑर्बिट पर घूमता रहे, वो इस ऑर्बिट पर घूमता रहे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, जैसे मैं इनको मिटाकर थोड़ा सी मैं आपको बात दोबारा से क्लियर करूँ। हाँ जी, तो ये जो केस शेल था, मैं इसको ज़रा दोबारा से आपको बताऊं कि अगर हमारे पास, इसको मैं कह दूं E1 और इसको मैं कह दूं E2, इसी तरह ये क्या हो जाएगा E3, ये हो जाएगा E4, ये हो जाएगा E5 और ये हो जाएगा E6, फिर आगे E7। तो इनको एनर्जी का नाम दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है तो एनर्जी में फर्क आएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा यानी लेगा, और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो इमिट करेगा यानी निकालेगा। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट हमारा यही है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम E1 टू E2 यानी नीचे से ऊपर जाएगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और दूसरी बात, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from E2 to E1, अगर ऊपर से नीचे आएगा, इट emits एनर्जी, ये एनर्जी निकालेगा। सही है जी, निकलना और आना। ठीक है, मैंने दोबारा लिख दी बात। अगर यहाँ तक किसी बात में मसला है तो मुझसे भी पूछ लें। हाँ जी, किसी को कोई मसला नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो। आगे की बात करें। इसने कहा ये जो एनर्जी आती है और जो जाती है ना, यानी एब्जॉर्ब और एमिट होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स होती है। किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो इसने एक अगला जो पॉइंट दिया वो क्या दिया इसने कि एनर्जी पैकेट्स क्या हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में वो क्या होती है, एमिट और एब्जॉर्ब होती है। तो इसीलिए इसको इन्होंने क्वांटा या फोटॉन्स का नाम दिया। तो मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ, द एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब
पहले अजान हो जाए फिर बताता हूँ। हाँ जी बेटे, अभी मैंने आपको ये बात बताई कि हमारे पास जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। उन एनर्जी पैकेट्स को हम क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। ये बात याद रखना कि वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटॉन्स कहते हैं। अच्छा जी, आखिरी बात रह गई गौर की, वो है हमारा कि ये एनर्जी हम निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला हमें बताया। वो फॉर्मूला क्या बताया? वो फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आप E2 को E1 से माइनस करा दें। एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों निकालने का तरीका यही है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, ये पॉइंट भी आप लिख लें फटाफट, फिर नीचे फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला मैं मिटा रहा हूँ ताकि दोबारा लिख लूँ मैं। तो पॉइंट लिखें आप इसका, द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी is equal to the energy difference between इनिशियल का है E1 एंड फाइनल यानी E2 स्टेट। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारा बनेगा डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है भाई, ये पॉइंट हमारा आ गया। ये बात, ये फॉर्मूला जो है वो वैसे तो किसी और ने बनाया था, उसका नाम था प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वो मैक्स प्लैंक नाम था, उसने ये फॉर्मूला दिया था। बट उसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसने अपनी बाकी चीज़ों को बताया। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत बड़ा टॉपिक मुकम्मल होता है। यहाँ थोड़ी सी एक और बात कर लेता हूँ कि E किसके बराबर होता है।
ई बराबर होता है, बल्कि फ़ायदा नहीं है अभी आपके लेवल की बात नहीं, चलो छोड़ देते हैं इसको। हम बाद में अगर कभी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे तो तब ये बात डिस्कस हो जाएगी, क्योंकि हमारे कोर्स में इससे ज़्यादा नहीं। तो ये थे बहुत, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि बहुत के क्या पॉइंट्स थे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपको ये याद दिला दूँ मैं कि भाई दो बहुत रदरफोर्ड पे दो डिफेक्ट्स आए। वो डिफेक्ट में पहला डिफेक्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूस मूव करता है तो उसकी एनर्जी लॉस होनी चाहिए और उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, मगर वो नहीं गिर रहा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो इसको जो स्पेक्ट्रम यानी जो ग्राफ बनाना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। वो क्या बनाता है? कंटिन्यूस नहीं बनाता, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम बनाता। अब इन दो बातों के लिए बोहर आया। बोहर ने कहा भाई ये दो मसले मैं हल कर देता हूँ। उसने कहा भाई पहली बात तो ये है कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स मौजूद हैं और वो फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसका जो साइज है वो फिक्स है, और उस दौरान उस पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। दूसरी बात उसने क्या की, उसने उन ऑर्बिट्स को नाम दे दिया। उसने बोला भाई पहले ऑर्बिट को के कहेंगे, दूसरे ऑर्बिट को एल कहेंगे, तीसरे को एम, चौथे को एन, पांचवें को ओ, छठे को पी और सातवें को क्यू कहेंगे। तीसरी बात उसने कही कि भाई जैसे कि उसको ये बात नजर आई, उसने कहा भाई एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन, जितनी देर तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पर मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला फर्क तो उस वक्त पड़ता है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाए, यानी एक ऑर्बिट से कहाँ चले जाए? दूसरे ऑर्बिट जाए, तो उसकी एनर्जी में फर्क आएगा। तो उसने ये बात यहाँ कही कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल यानी नीचे वाले से ऊपर वाले में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे वाले में आएगा तो इमिट करेगा। एब्जॉर्ब का मैंने मतलब बताया आना, और इमिट का मैंने मतलब बताया निकलना। इसको मैं आपको आम एग्जांपल में बताता हूँ कि भाई मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ ना, तो सीढ़ी चढ़ने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। जब मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो मेरे अंदर जो एनर्जी होगी ना वो यूज़ होगी और मैं सीढ़ी चढ़ जाऊंगा आराम से। और जब सीढ़ी मुझे उतरनी होगी ना तो मेरी इतनी एनर्जी यूज़ नहीं होगी। सीढ़ी उतरना आसान काम है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल काम। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह यानी नीचे से ऊपर जाएगा ना तो एनर्जी उसे चाहिए, और जब वो ऊपर से नीचे आएगा ना तो वो एनर्जी दे देता है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। उसने कहा कि जो एनर्जी निकल रही है या जो एब्जॉर्ब हो रही है ये एनर्जी पैकेट्स हैं, ये पैकेट है एनर्जी के, जिन्हें इन्होंने क्वांटा या फोटॉन्स का नाम दिया। और फिर तीसरी बात कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसने कहा कि भाई अगर फॉर एग्जांपल E1 से E2 में जा रहा है तो E2 माइनस E1 कर दो। फॉर एग्जांपल E3 से, देखो मैंने यहाँ जो बनाया इसको देखो, ये देखो अगर वो E3 और E2 का है तो E3 माइनस E2 कर दोगे। अगर वो E4 और E5 का है तो E5 माइनस E4 कर दोगे। अगर वो E6 और E5 की बात कर रहा है तो E6 और E5 कर दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो E6 और E4 की बात करे कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया। अब अगर वो यहाँ से यहाँ आया तो आप क्या करोगे? E6 माइनस E4। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये बोहर ने अपनी थ्योरी दी। बोहर की थ्योरी देने के बाद हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कितने आ सकते हैं, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे हमने अभी बात करी ऑर्बिट्स की कि भाई ऑर्बिट्स कौन कौन से, के शेल, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, 7 ऑर्बिट्स की बात करें। के कौन सा है? पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? तो इनको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर किस लिए? टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में।
इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n²। और ये n हमें कहाँ से पता चलेगा भाई? ये n हमें पता चलेगा यहाँ से। k के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1, l के लिए n की वैल्यू क्या होगी 2, m के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3, n के लिए n की वैल्यू क्या होगी 4, o के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5। ये बात हमें कैसे पता चल रही है? क्यों? k पहला ऑर्बिट तो n की वैल्यू 1, l दूसरा ऑर्बिट तो n की वैल्यू 2, m तीसरा ऑर्बिट तो n की वैल्यू 3। यानी ये जो n की वैल्यू है ये बता रही है कि ये कौन सा ऑर्बिट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो ये बात याद रखना कि n क्या बता रहा है हमें? नंबर ऑफ ऑर्बिट। n हमें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आओ जरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, n में n की जगह हम क्या रखें 1, 2 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 आ सकते हैं बस। 2 से ज्यादा के इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। एक आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन के में नहीं आएगा। ठीक है भाई। एल के लिए एन की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये दूसरा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, मैसेज पे बताओ मुझे, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। एल में ना 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एल में 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन एल में नहीं आए। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एल में बस। फिर आ जाते हैं आगे भाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 2 9 सा 18। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4 की पावर 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 2 इंटू 16 कितने आ सकते हैं 32। इसी तरह 2 की पावर 5 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 इंटू 25 यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 50। 2 इंटू 6 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितने आ सकते हैं 72। 2 की पावर 7 की पावर 2, तो 2 इंटू 49 कितने बनेंगे 98। तो ये इलेक्ट्रॉन की तादाद है कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यू शेल में 98 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी शेल में 72 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ओ शेल में 50 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे हम कोचिंग में पढ़ रहे थे, हमारी एक क्लास में 25 बच्चे आ सकते थे, 25 की बैठने की जगह थी, तो 26वां बच्चा तो नहीं आ सकता था। अगर 26वां बच्चा आएगा तो उसको दूसरी क्लास में भेजना पड़ेगा। हमारे यहाँ भी यही होता है, ऐसा ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही मामला है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो के में 2 आएंगे। अगर किसी के पास 3 है तो फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एल के पास जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के में आएंगे, 8 एल में आएंगे, 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एम में आ जाएगा। तो ये बात इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ये आप अपने पास कॉपी कर चुके हैं या करेंगे? हाँ जी, मुझे बता दें, ये आप अपने पास कॉपी कर चुके हैं या करेंगे? ठीक है, अगर कर लिया है तो बस मैं ये बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कल इसी बात से आगे शुरू करेंगे। ठीक है, कल हम करेंगे क्या भाई, हर एलिमेंट का कौन सा शेल होगा और कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इंशाल्लाह हम कल इसे डिस्कस करके और फिर हमारा तकरीबन चैप्टर नंबर 3 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सही है जी, तो इंशाल्लाह कल देखते हैं हम इसको। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।